ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो ये भी एक एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। समझ में आ रहा है ना? ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत जैसे कि मान के चलिए, आपका वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, और इसके साथ साथ आपका आउटलुक भी आता है और प्लस एक्सेस भी आता है, जो कि मैंने अभी तक आपको केवल एमएस वर्ड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। एक्सेल की शुरुआत आज से हो रही है। और ये समझिए कि जो आपका एक्सेल की सॉफ्टवेयर होता है, इसका प्रयोग ज्यादातर बड़े बड़े कंपनियों में डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। और एमएस एक्सेल की सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम मैथमेटिकल्स के बहुत सारे फार्मूले हम कंप्यूटर में सॉल्व करना सीखते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि बड़े बड़े कंपनियों में आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो भी डाटा एंट्री के काम हो रहे होंगे वो सारे के सारे आपके एक्सेल पे ही करवाए जा रहे होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सेल इस काम में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। और प्लस इसमें हम लोग बहुत सारे फार्मूले को सॉल्व करना भी हम लोग सीखेंगे। क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे फार्मूले भी आता है, उस पूरे फार्मूले का प्रयोग करना भी हम इस सॉफ्टवेयर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये बनती है कि सर हम एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। क्योंकि एमएस एक्सेल की सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को हम ओपन कैसे करेंगे। तो देखिए, मैंने इसके पहले भी मैंने आपको बताया है एमएस वर्ड ओपन करने का तरीका। और भी आपने बहुत सारा सॉफ्टवेयर को भी ओपन किया है। तो एक तो सिंपल तरीका है कि आप विंडो प्लस आर बटन दबाइए और यहीं पे आपको टाइप करना होता है EXCEL। स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो नहीं शो करेगा, ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग सही होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जब तक आपका स्पेलिंग सही नहीं होगा तब तक एक्सेल आपका ओपन नहीं हो सकता है। स्पेलिंग इसका सही से लिखिएगा EXCEL। स्मॉल लिखते हो कि कैपिटल लिखते हो मतलब उससे नहीं, स्पेलिंग आपका सही होना चाहिए, तभी जाकर के एक्सेल की सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। और एक लाइन नीचे बढ़ा लीजिएगा, स्टार बना के एक लाइन नीचे लिख लीजिएगा। एमएस एक्सेल को हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। एमएस एक्सेल को ऐसे लिखिएगा, एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट कॉमा वर्कबुक कॉमा वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं। एमएस एक्सेल को हम स्प्रेडशीट SPREAD एमएस एक्सेल को हम स्प्रेडशीट SPREAD स्प्रेडशीट कॉमा वर्कबुक स्प्रेडशीट कॉमा वर्कबुक कॉमा वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं। कॉमा वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं। हो गया ना? हो गया। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि विंडो प्लस आर दबाएंगे और वहां पे लिखेंगे क्या, एक्सेल। तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। अब इसमें भी जैसे कि एमएस वर्ड हम ओपन करते थे तो उसमें भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिख करके आता था, आपने केयर किया होगा, उसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिख करके आता था। लेकिन इसमें लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक, क्योंकि एक्सेल को हम वर्कबुक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या लिख के दिया है, ब्लैंक वर्कबुक लिख करके दिया हुआ है। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर बटन यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो ये पहला तरीका है जिसके माध्यम से हम एक्सेल ओपन कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि आप यहीं पे सर्च वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा और यहीं पे लिखिएगा EXCEL, तो भी आप एक्सेल की सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन कर पाते हैं। तो ये दो तरीका हो गया। और तीसरा ये है कि आप स्टार्ट मेनू पे जाइए और यहाँ से आने के बाद एमएस ऑफिस का एक ऑप्शन आपको मिलेगा और यहाँ से भी जो है आप अपना एक्सेल ओपन कर सकते हैं। एमएस ऑफिस 2013 दिया है ना, इसे पे क्लिक करिएगा और यहीं पे एक्सेल 2013 मिलेगा, आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीकों से हम आसानी तरीके से एक्सेल की सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए, अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे, तो ये हमारे सामने एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। इस एक्सेल की सॉफ्टवेयर में मैंने अभी आपको लिखवाया है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल भी पाए जाते हैं। तो एक चीज समझिए, एक्सेल जब हम ओपन करते हैं तो इसमें सीट बोला जाता है।
और MS वर्ड ओपन करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट बोला जाता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? तो एक्सेल का प्रयोग हम डाटा एंट्री के कामों के लिए करते हैं, जबकि MS वर्ड का प्रयोग कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाना हो, कोई कवर पेज वगैरह बनाना हो, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना हो, कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनाना हो, रिज्यूम बनाना हो, तो इसके लिए MS वर्ड का प्रयोग करते हैं। क्या हम इसमें रिज्यूम बनाना सीखेंगे? इसमें रिज्यूम का कोई काम ही नहीं, इसके लिए MS वर्ड का ही हेल्प लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए जो है हमको MS वर्ड के बारे में सीखना होता है रिज्यूम वगैरह बनाने के लिए, और भी ओवरऑल जो आपको बनाना हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक्सेल में तो हम सारा का सारा अपना वर्क करेंगे। क्या? कौन सा वर्क? डाटा एंट्री का काम करेंगे, ठीक है। अब इस डाटा एंट्री के कामों में, जैसे कि मान के चलिए कि आप एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हुआ है, इसमें मैंने इसके पहले भी सॉफ्टवेयर MS वर्ड में मैंने पढ़ाया था, तो बताया था कि सबसे जो टॉप वाला ऑप्शन दिखता है, इसको किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जाना जाता है? टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। और इस टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार भी पाया जाता है, और प्लस आपका जो है सॉफ्टवेयर का नाम भी दिखाता है, और प्लस यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन भी दिखाता है, और प्लस इसके अलावा एक और भी ऑप्शन आपको मिलता है जिसको रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है, वही अगर आप MS वर्ड ओपन करते तो क्या लिख करके आता? डॉक्यूमेंट लिख करके आता। यहाँ पे DOC1 लिख करके आता, डॉक्यूमेंट 1 लिख करके आता है, और साइड में विन वर्ड लिखा रहता है। लेकिन एक्सेल है तो एक्सेल को बुक भी बोला जाता है, इसलिए बुक 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने अभी आपको लिखवाया है कि इसमें रो भी होता है और कॉलम भी होता है, और इसमें सेल भी होता है। तो एक सेल को बनने में कुल कितने रो और कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है? एक रो होता है और एक कॉलम होता है, मैंने बताया भी, बताया है ना? हाँ, तो कॉलम की जो संख्या होती है, जो टोटल कॉलम की जो संख्या होती है, वो है आपका 16,384। 16,384 आपका कॉलम होता है, और 10,48,576 आपका रो होता है। और कभी भी जब एक्सेल का सीट ओपन करिएगा, तो जो अल्फाबेटिकल में दिखेगा उसको हम कॉलम बोलते हैं, और जो नंबर में दिखेगा उसको हम रो बोलते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए कि सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आपको जाना है, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे, सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? वही पहली की अवस्था में आप जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो पहली की अवस्था में आ जाएंगे। तो ये तो अभी मैंने कॉलम दिखाया, कंट्रोल के साथ राइट दबाएंगे तो ये XFD लास्ट वाले कॉलम का नाम होता है, और वही कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन दबाएंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। और सबसे लास्ट वाले अगर आपको रो पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाना होता है। देखिए 10,48,576 लिखा है ना? तो चलिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, इसको हम जानते हैं किस नाम से? टाइटल बार के नाम से जानते हैं। और इसमें रिबन जो डिस्प्ले ऑप्शन होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन के अलावा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, इसमें 3 प्रकार के ऑप्शन पाए जाते हैं। इसके बारे में पूरा मैंने आपको डीपली बताया, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटो हाइड का प्रयोग हाइड करने के लिए, अगर कंट्रोल प्लस F1 बटन दबाएंगे तो पूरा हाइड हो जाएगा, कंट्रोल के साथ F1 दबाएंगे तो शो भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे क्या होते हैं? ऑटो हाइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में 3 ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके हाइड कर देते हैं, तो अगर आप शो कराना चाहते हैं तो यहाँ से एक बार में टैब शो करा सकते हैं, एक बार में टैब और रिबन दोनों शो करा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा मेनू बार होता है जिसको टैब के नाम से भी जानते हैं, और इसी में क्विक एक्सेस टूल बार भी पाया जाता है। ये मैंने पूरा आपको डीपली बताया, बताया कि नहीं बताया? और इसके साथ साथ यहाँ पे कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते हैं, सबसे टॉप में चले जाते हैं। देखिए इसके साथ साथ यहाँ पे एक नंबर लिख रहा है, B6 नंबर लिख रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे H9 लिखा हुआ है, यहाँ पे आते हैं तो Q7 लिखा हुआ है। ये है क्या? कोई बताएगा क्या है? एक प्रकार का सेल है, एक प्रकार का सेल है। और जो सेल यहाँ पे दिया हुआ है, इस सेल को बनने में एक रो तथा एक कॉलम की रिक्वायरमेंट आती है। इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, बताया मैंने, एक रो तथा एक कॉलम से मिलकर के हमारा एक सेल का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है ना? तो वही यहाँ पे सेल का नाम मेंशन किया है कि Q7। अगर Q7 आपसे कोई पूछे तो Q7 का मतलब आप क्या बताएंगे? तो बता सकते हैं कि Q जो है, Q क्या है? Q आपका कॉलम है,
और 7 आपका रो है। मैंने अभी आपको बताया कि अल्फाबेटिकल कॉलम होता है, नंबर आपका रो होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Q7, तो जहां Q बराबर कॉलम और 7 बराबर, कोई दिक्कत किसी को? अगर देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे B3 बता रहा है, तो B3 क्या है? हाँ, बी कॉलम है और 3 आपका रो। बस यही आपको समझना होता है, क्योंकि जब ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेगा तो कोई भी आप इसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। एक्सेल की जरूरी है कि पहले आप सेल के बारे में समझिए कि सेल होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको सेल के बारे में नहीं समझ में आएगा तब तक आप किसी भी ऑप्शंस के बारे में नहीं समझते, क्योंकि छोटे छोटे सेल से ही मिल करके एक हमारा सीट तैयार होता है। समझ में आ रहा है ना? और इसमें एमएस वर्ड में क्या बोला जाता था, मतलब वहां पे डॉक्यूमेंट पेज बोला जाता था, एमएस वर्ड में पेज बोला जाता था, लेकिन इसमें हम सीट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सीट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? इसमें हम सीट के नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन कराया कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। आप तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखिए, ऐसे अगर आपको पूछा जाए कि कैसे पता चलेगा कि हमारा रो की संख्या 10,48,576 है और कॉलम की संख्या 16,384 है, तो मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन एक अभी कंफ्यूजन बना हुआ कि पता नहीं 16,384 होगा कि नहीं होगा, XFD लिखा हुआ है। ये तो कंफ्यूजन है ना दिमाग में। तो देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करिएगा, 1 के जस्ट ऊपर कुछ पॉइंट बना हुआ है, देखिए ट्राइंगल टाइप का, इसी पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा। माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखिएगा, छोड़िएगा मत। यहाँ पे बता रहा है 10,48,576, आर का मतलब रो, और 16,384 सी का मतलब कॉलम। किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए, ये हमारे सामने एक्सेल का पेज खुला हुआ है, एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे कि एक हम डेटा बनाना सीखेंगे कि एक्सेल पे प्रॉपर तरीके से हम वर्क कैसे करते हैं। अब तो मैंने इसका नाम बता दिया, इसका नाम होता है आपका सेल एड्रेस नेम बॉक्स। क्या नाम होता है? सेल एड्रेस नेम बॉक्स। अब सेल एड्रेस नेम बॉक्स का प्रयोग क्या होता है, तो किसी भी सेल में अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका नेम यहाँ पे जरूर आपको बताएगा। N11, N11 क्या है? N11 N कॉलम और 11, क्लियर हुआ? N आपका कॉलम है, 11 आपका रो। कहीं पर भी क्लिक करेंगे उसी का नेम उठाएगा। देखिए B3 दिया हुआ, कोई कंफ्यूजन? इसके बाद इसका नाम ही होता है सेल एड्रेस नेम बॉक्स, मतलब किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस वहां पे शो करके दिखाएगा। लेकिन जो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन भी का ऑप्शन आपका दिया हुआ, इसमें बहुत सारे एक्सेल के फार्मूले ऐड करके दिए गए होते हैं। देख रहा है यहाँ से बहुत सारे फार्मूले। इस फंक्शन को ओपन करने के लिए शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाया जाता है, लिख लीजिएगा कॉपी में। शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग हम केस चेंज करने के लिए करते थे ना, शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग केस चेंज करने के लिए करते थे ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे इसका ये प्रयोग है कि शिफ्ट प्लस F3 के माध्यम से, शिफ्ट प्लस F3 के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन ओपन करा सकते हैं। शिफ्ट प्लस F3 के माध्यम से हम MS एक्सेल की सॉफ्टवेयर में इंसर्ट फंक्शन ओपन कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F3 के माध्यम से MS एक्सेल की सॉफ्टवेयर में इंसर्ट फंक्शन ओपन कर सकते हैं। हो गया? इंसर्ट फंक्शन ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला एरिया होता है, इस एरिया का नाम क्या होता है? स्टेटस बार होता है, जिसमें आपको ये दिखाता है कि कई गो सीट आपने ओपन किया। सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, सीट 4 है, सीट 5 है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से बहुत सारा सीट आपको यहाँ पे मिल जाता है, और सीट को जब भी इंक्रीज करना हो, अभी तो सीट मात्र 5 ही 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना, और भी अगर आपको इंक्रीज करना हो सीट की संख्या तो शिफ्ट प्लस F11 दबाना। शिफ्ट प्लस F11, हाँ लिख लीजिए, लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। शिफ्ट प्लस F11 से MS एक्सेल में, शिफ्ट प्लस F11 से MS एक्सेल में सीटों की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F11 से सीटों की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं।
हो गया, हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि इसका नाम होता है हमारा सेल एड्रेस नेम बॉक्स। इसके बारे में मैंने बताया इंसर्ट फंक्शन होता है जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होता है। यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3 से केस चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ये भी MS ऑफिस का ही हिस्सा है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर क्या है, अलग। ये आपका जो है डाटा एंट्री काम करने के लिए करता है, और यही काम आपका MS वर्ड में हो जाएगा, एक्सेल में नहीं होगा, MS पावर पॉइंट में हो जाएगा शिफ्ट प्लस F3। केस चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में इसका काम नहीं है। और ये जो होता है इसको बोला जाता है फार्मूला बार। क्या बोला जाता है, फार्मूला बार। एक्सेल के किसी भी सेल में अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं तो आपको फार्मूला बार में टाइप होता दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना, कोई कहीं पर भी आप टाइप करिए आपको फार्मूला बार में लिखा हुआ दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे, देखिए फार्मूला बार में लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, एक्सेल के किसी भी सेल में अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं तो वो आपको फार्मूला बार में लिखा हुआ दिखाई देता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलिए, अब जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए आपको टेबल लिखना है। क्या लिखना है, टेबल। तो देखिए टेबल कितने कम समय में मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे 4, और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा पूरा 20 तक। हो गया ना। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा 3, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 6। अब इन दोनों को भी एक साथ सिलेक्शन कर लीजिए, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। सही है। यहाँ से 1 2 3 भी लिख दीजिए समझने के लिए। इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, यहाँ पे पतला प्लस बनेगा तभी ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, ऐसे आप टेबल लिख सकते हैं। अब देखिए एक बार में आपको टेबल लिखना है, यहां से लेकर के यहां तक पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लीजिएगा, और यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। सही है कि गलत है? सही है। एक बार में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जितना भी टेबल आपको टाइप करना है बस एक बार में सिलेक्शन करिए, और यहां से लेकर के यहां तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाइए। 20 तक पहाड़ आ गए। सही है कि गलत है? समझ में आ रहा है ना। एक्सेल आपको इतना हेल्प करता है, लेकिन ये टेबल पढ़ने के लिए मान के चलिए कि आपको इधर आना पड़ रहा है, तब तो आप इसका टेबल देख रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि बीच में सेलों का स्पेस ज्यादा मात्रा में, क्यों हम इसको कम कर दें। तो कम करने के लिए पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा, और अल्ट के साथ ओ बटन दबाइएगा, अल्ट प्लस ओ, और सी दबा दीजिएगा। अब देखिए टेबल कितना नियरेस्ट हो गया। और एक चीज समझिएगा, आपके सामने देखिए हैश का सिंबल आया, लिख लीजिए पहले तब बता रहे हैं। सेल एडजस्टमेंट के लिए लिख लीजिए अल्ट के साथ ओ और सी प्रेस करना होता है। सी अल्ट के साथ ओ और सी प्रेस करना होता है। अल्ट के साथ ओ और सी प्रेस करना होता है, किसके लिए, सेल एडजस्टमेंट के लिए। सेल एडजस्टमेंट के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, अगर किसी भी सेल में अगर हैच का सिंबल आता है, हैच का सिंबल आया है ना, तो आप ये समझिएगा कि उसमें स्पेस कम मिल रहा है, उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसका डिस्टेंस न मिलने की वजह से ये क्या हो रहा है, हैच का सिंबल आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब कैसे ये सही करेंगे, तो सबको एक साथ सिलेक्शन करिए, और फिर एक बार और अल्ट के साथ ओ और सी ए। हाँ CA, A फॉर एप्पल, एप्पल में से। हाँ, पहले अल्ट के साथ ओ दबा देंगे, छोड़ देंगे पूरा, फिर CA दबाएंगे। ठीक है। एक और तरीका है, देखिए एक और तरीका है, कंट्रोल जेड से हम अंडू कर देते हैं। एक और तरीका है, इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ ए वाले कॉलम पे चले जाइएगा, देखिए डाउन एरो बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्शन कर लीजिए। जहां पे लास्ट होगा यहीं पे ऐसे प्लस टाइप का सिंबल बनेगा, इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा लीजिए। लेकिन शॉर्टकट की पूछेगा तब क्या कहेंगे, यही सही है, यही सही है। आंसर में लिख दीजिएगा यही सही है, तो भी क्या देगा, जो नंबर दे रहे वो भी सही है। हो जाएगा। तो चलिए
अगर जैसे कि मान के चले कि आपको जनवरी फरवरी लिखना हो, यहाँ पे टाइप करिए जनवरी, फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा फरवरी। आप दोनों एक दूसरे को सिलेक्शन करिएगा और ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। सही है कि गलत है? यहाँ पे लिख दीजिएगा मंडे और यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे स्पेलिंग गलत मत करिएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इन दोनों को सिलेक्शन करिएगा और ऐसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। चेक करिए सही है कि गलत है। लेकिन कब? तो जब यहाँ पे दोनों को सिलेक्शन करेंगे पतला प्लस बनेगा तब। अब ये नहीं कि ऐसे सिलेक्शन किए और ऐसे खींच दिए, तब नहीं होगा, तब नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ, 2 वर्ड आपको सिलेक्शन करना ही करना। कोई दिक्कत? तो चलिए, एक आज नॉर्मल फार्मूला हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसी के हिसाब से कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हमने आपको इसके पहले भी एमएस एक्सेल में एमएस वर्ड में टेबल बनाने के बाद और एक्सेल की स्प्रेडशीट में मैंने आपको स्टूडेंट डेटाबेस के नाम से पढ़ाया था, याद है? वही स्टूडेंट डेटाबेस वाला फार्मूला हम पढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप डेटा बनाइएगा, ये जरूरी होता है कि पहले आप उसमें हेडिंग दे दीजिएगा कि आप कौन सा डेटा तैयार करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम प्रॉपर तरीके से इसी सीट पे हम काम करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पे सीट 1 दिया है ना, इसी पे माउस का राइट बटन दबा लीजिएगा, यहाँ से रीनेम पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपसे नाम पूछेगा तो यहाँ पे दे दीजिएगा स्टूडेंट डाटाबेस, स्टूडेंट डाटाबेस। ठीक है, चूंकि यहीं से फार्मूला हमारा स्टार्ट हो रहा है। राइट क्लिक करके और यहाँ से टैब कलर पे आकर के इसका आप कुछ कलर भी दे दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे क्या फार्मूला पढ़ना है, फिर यहाँ से एडिटिंग कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जब आप आइएगा तो यहाँ से आपको हेडिंग देना है। तो हेडिंग देने के लिए मैंने बताया था मर्ज करना, डेटा को, सेलों को मर्ज करना। ऐसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया। अगर मर्ज सेंटर करेंगे तो आपका सेंटर में कर्सर आ जाएगा। मर्ज तो हुआ है लेकिन सेंटर में आपका कर्सर आ गया। अब इसी को अनमर्ज करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए, यहाँ से अनमर्ज कर दीजिए। समझ में आ रहा है? फिर इस पे क्लिक करिए, अगला जो दिया है मर्ज क्रॉस। अब इसमें क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा? तो इसमें कुछ ऐसे इंटरफेस में देखने को मिलेगा, कुछ चेंजिंग हुआ है। वर्टिकल वाला लाइनिंग नहीं दिया है, केवल हॉरिजॉन्टल वाला लाइनिंग दिया है। ये मर्ज क्रॉस होता है। पुनः पहली की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से अनमर्ज करने के लिए अनमर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हेडिंग कैसे देंगे, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर ले लेते हैं। इस पे क्लिक करिएगा, इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट डाटाबेस, स्टूडेंट डाटाबेस। इसको सिलेक्शन करिए, इसकी साइज यहाँ से बढ़ाइए। ठीक है, इसको बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड करिएगा, कलर करना है तो यहाँ से कलर कर लीजिएगा। यहाँ से आप बॉर्डर अपने हिसाब से लगा सकते हैं, थिक बॉर्डर दे देते हैं, कुछ ऐसे आपका आ जाएगा। देखिए सेंटर में कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत? अब इसको आप घुमाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो स्टार का सिंबल बनेगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। पर ये ध्यान रहे कि जब हम डेटा बनाए हो तब नहीं, डाटा बनाने से पहले आप इसको घुमा सकते हैं, क्योंकि डाटा बनाने के बाद ये व्यवस्थित हो जाता है। एक और तरीका है, आप इंसर्ट पे आइए। एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इंसर्ट पे आइए। ठीक है, और याद करिए मैंने एमएस वर्ड के अंतर्गत आपको वर्ड आर्ट के बारे में बताया था, इसमें भी वर्ड आर्ट आपका दिया है, सेम सेम दिया है। देखिए यही वर्ड आर्ट आप ले लीजिए, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। और जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, देखिए इसको मैंने टाइप कर दिया, अब सही है? ठीक है ना? अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो इसकी भी फॉर्मेटिंग आपको करना होगा। इसके लिए एक फॉर्मेट टैब आपको मिल जाता है, ये मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया भी है। तो फॉर्मेट से आकर के इसकी पूरी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे शेप फिल पे जाइए, इसकी कुछ कलर भी आप दे सकते हैं। टेक्स्ट की कलर आप यहाँ से व्हाइट कलर दे दीजिए, सबसे बेहतर होगा। ठीक है, छोटा बड़ा करने के लिए आप होम टैब पे आकर के इसकी, हाँ, छोटा बड़ा भी। देखिए फायदा क्या होगा इससे, इस हेडिंग को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से घुमा सकते हैं। ठीक है, इस हेडिंग को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप घुमा सकते हैं।
तो चलिए कैसे हम डेटा बनाते हैं, तो इसको मैंने पढ़ाया भी इसके पहले। यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, यहाँ पे कोर्स, यहाँ पे फी, इसके बाद ऐड, इसके बाद ड्यू, इसके बाद डिस्काउंट, इसके बाद टोटल अमाउंट। अब चलिए इसमें भी तो ऐसी प्रॉब्लम आई है, इसको सिलेक्शन करके पहले इसकी साइज को बड़ा कर लीजिए। इसमें भी तो ऐसी प्रॉब्लम आई है, स्टूडेंट ने में कुछ मैटर मतलब यहाँ पे ढक गया, कुछ वैसे ही कोर्स में भी ढक गया, डिस्काउंट में भी कुछ मैटर ढक गया, इसको कैसे सही करेंगे? पहले तो सिलेक्शन कर लेंगे, अल्ट के साथ ओ और सी ए, कोई दिक्कत? अभी हाँ, ओ और सी ए ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद ऑल बॉर्डर आप लगा दीजिए। अब यहाँ पे सीरियल नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यही पूरा सीरियल बनाना तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं, हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि हम तो 5 ही 6 डेटा बना रहे हैं, आप बहुत सारे स्टूडेंट का बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सिलेक्शन करिए और ऐसे खींचते हुए बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे नंबर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, अगर बहुत सारे स्टूडेंटों की संख्या मिलती है तो हटाना तो हटा दीजिए, कंट्रोल जेड से मंडू कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम पूछा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया राजन, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया निकेश, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया गगन, मनीष, किरण, अमन, इतना नाम मैंने टाइप कर दिया। अब इन लोगों का कोर्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है, सिलेक्शन करके इसकी फॉर्मेटिंग भी आप कर दीजिएगा, थोड़ा सा सीट अच्छा लगे बनाने में, इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोर्स, इनका कोर्स है डीएफए, इनका कोर्स है एडीएफए, इनका कोर्स है ट्रिपल सी, इनका कोर्स है ऑफिस मैनेजमेंट, इनका कोर्स है बीजी, इनका कोर्स है टैली, ठीक है। इतना सारा कोर्सेज का दाम मैंने कोर्स मैंने मेंशन कर दिया। फी, डीएफए का फी है 9,000, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे एडीएफए में मैंने मेंशन कर लिया 15,000, ये मान के चलिए कि 5,000 है, ये मान के चलिए कि 4500 है, ये आपका 9,000 मैंने मेंशन कर दिया, और ये मैंने 10,000 मेंशन कर दिया समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी हैच का सिंबल आ गया ना, बस स्पेस ना मिलने की वजह से। तो अगर एक में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे चले जाइएगा, यहाँ पे जहां पर प्रॉब्लम आ रही है वहीं पे क्लिक करिएगा और माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए, कोई दिक्कत? अब चलिए, मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, मैं वर्ड में मैंने पढ़ाते समय बताया था, एक्सेल स्प्रेडशीट में कि जो भी डेटा हम बनाते हैं उसमें मैंने स्टूडेंट डेटाबेस भी मैंने बनवाया था, तो मैंने बताया था कि स्टूडेंट को डिस्काउंट 2 कंडीशन में दिया जाता है, 2 कंडीशन। एक तो स्टूडेंट ने जब अभी एक भी पैसा पे नहीं किया तो पूरे अमाउंट पे एक साथ डिस्काउंट उसको दे दिया जाता है, अगर वो पेमेंट कर दिया है तब जाकर के ड्यू पे हम डिस्काउंट निकालते हैं। जैसे कि मान के चलिए इतने सारे स्टूडेंट एडमिशन कराने आए और बोले कि सर हमारा इन इन कोर्सों में एडमिशन आप कर दीजिए, तो हम बताएंगे ना कि पहले इंस्टॉलमेंट आपको कितना जमा करना है। पहला रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया कि हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट 1500 होती है, आप 1500 आप यहाँ पे जमा कर दीजिएगा। तो मान के चलिए कि किसी का 1000 जमा होगा, किसी का 500 जमा होगा, भाई जिसके पास पैसा होगा उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जमा कर दी, ठीक है। मान के चलिए कि इन्होंने 500 जमा कर दिया, इन्होंने 1000 जमा कर दिया, इन्होंने भी 1500, ये मैंने बताया था, इसके पहले भी बताया था, ठीक है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टूडेंटों ने जमा कर दी। फिर अब तो निकाल करके बताएंगे ना कि शेष आपका कितना रुपया बचा हुआ है, तो इसकी जांच करने के लिए हमको ड्यू में आना होता है, तो इक्वल करेंगे और यहाँ पे 9,000 को सिलेक्शन करेंगे और माइनस। एक चीज आप समझिए, एक्सेल में कोई भी फार्मूले को सॉल्व करिएगा इसके पहले आपको इक्वल टू लगाना होता है, अगर आप इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो फार्मूला आपका गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे इक्वल करेंगे F18 का मतलब फी को मैंने सिलेक्शन किया और पेड को सिलेक्शन करके एंटर कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट से फीस पाना था 9,000 रुपया, स्टूडेंट ने 1500 जमा कर दिया, तो शेष कितना पैसा देगा? 7500 देगा। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका आ जाएगा। देखिए एक अगर आप निकाल लिए तो पूरी स्टूडेंट को आपका निकालना नहीं है, बस केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट आपके पास, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से हम बताते हैं अगला ऑप्शन। तो 2 कंडीशन में आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है,
अगर स्टूडेंट इस तरीके से बोले कि सर हम एक ही बार में फुल पेड करना चाहते हैं, एक ही बार बताइए, तो एक बार हम उसका अमाउंट देखेंगे पहले। तो एक बार अगर हमने 9,000 बताया है, तो उसको अगर हम 10% डिस्काउंट करेंगे तो 9,000 का 10% निकल जाएगा, 900 कम करके वो जमा करके चला जाएगा। लेकिन अब मान के चलिए ये सारे स्टूडेंट एक ग्रुप में आए थे एडमिशन कराने के लिए, और इन्होंने डिसाइड किया था कि सर हम पहली इंस्टॉलमेंट जमा कर देंगे और शेष जो पैसा जमा होगा वो हम लोग एक ही बार फुल पेमेंट करेंगे, सर आप कुछ डिस्काउंट देना चाहेंगे? तो मान के चलिए कि इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफर मिल गया कि अगर आप एक बार फाइनल पेड करते आएंगे तो आपके फीस में हम 10% का छूट दे देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि ये जो हम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे तो ये हम ड्यू पे निकालेंगे, ना कि फी पे निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये पैसा स्टूडेंटों को देना है, ये तो जमा ही कर दिया स्टूडेंटों ने, और ये तो टोटल फी है, लेकिन स्टूडेंटों को डिस्काउंट किस पे मिलेगा? ड्यू पे मिलेगा। तो ये बच्चे पूछेंगे कि सर कितना रुपया तक जमा करना है, निकाल करके बताइए। तो कैसे निकालेंगे डिस्काउंट? तो डिस्काउंट निकालने का जो फार्मूला होगा, सबसे पहले इक्वल करेंगे। आप किसको सिलेक्शन करेंगे? ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे। और क्या परसेंट डिस्काउंट मिल रहा? 10%। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब एंटर करेंगे। स्टूडेंट को जमा करना था 7,500 रुपया, 10% माइनस हुआ, 750 माइनस हो गया, तो से सही बैलेंस उसको जमा करना होगा ना। तो इस तरीके से सबका 10% निकालेंगे तो सबका 10% यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत? अब स्टूडेंट को कितना जमा करना है, तो राजन ये पहले अपना पूछेगा कि सर पहले हमारा बताइए कि क्या रुपया जमा करना है। तो इक्वल करिए और यहाँ पे ड्यू को सिलेक्शन कर लीजिए और माइनस करेंगे किसको? डिस्काउंट को माइनस करेंगे। अरे 7,500 रुपया जमा करना था, इसके फी में 750 रुपए का माइनस हो गया, तो शेष जो बचेगा वही तो जमा करेगा। तो एंटर करेंगे, बता देंगे कि राजन जो तुमको फीस जमा करना है वो 6,750 रुपया जमा करना। तो बाकी स्टूडेंट भी पूछेंगे, तो बार बार निकालना नहीं है, एक बार आपने निकाला, पतला प्लस बना, और बस 2 बार माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, सारे स्टूडेंट का डेटा आपके सामने आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो आज के लिए इतना करिए, शेष हम लोग कल सीखा जाएगा। ठीक है?